हेलो स्टूडेंट्स। हाँ, पिछली क्लास में बेटा हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के फार्मूलाज डिराइव किए, ठीक है। अब उस फार्मूले का क्या एप्लीकेशन हो सकता है, कैसे सवाल उस पर आ सकते हैं, तो कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। अच्छा, एक बात यहाँ पे और ध्यान रखनी है कि कुछ रिएक्शंस को हम लोग कहते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर ना बोल के उनको क्या बोलते हैं, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से मेरा मतलब है कि मॉलिक्यूलैरिटी 2 है बट ऑर्डर इज़ 1। मतलब दो मॉलिक्यूल्स एक साथ कोलिजन कर रहे हैं, ऑर्डर 2 होना चाहिए था बट ऑर्डर हैज़ बिकम 1 बाय चेंजिंग द रिएक्शन कंडीशन। अब रिएक्शन कंडीशन में क्या चेंज किया है हमने? रिएक्शन कंडीशन में सबसे मेजर चेंज ये हुआ है कि किसी भी एक रिएक्टेंट को हम लोगों ने लार्ज एक्सेस में ले लिया है। जब किसी एक रिएक्टेंट को आप लार्ज एक्सेस में ले लोगे बेटा, तो जितनी देर में दूसरा रिएक्टेंट ऑलमोस्ट ख़त्म भी होने वाला होगा, उतनी देर में एक्सेस रिएक्टेंट का जो अमाउंट है वो बहुत कम चेंज होगा, बहुत कम डिफरेंस आएगा उस अमाउंट में। जब बहुत कम डिफरेंस आएगा तो हम लोग उसकी कंसंट्रेशन को अपेरेंटली क्या मान सकते हैं, कांस्टेंट। तो ऐसा रिएक्टेंट जिसकी कंसंट्रेशन में कोई अप्रिशिएबल चेंज नहीं आ रहा है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू दैट रिएक्टेंट इज 0। Means reaction becomes independent of concentration term of the reactant which is taken in large excess. तो ऐसी reaction जिसमें molecularity is 2 but order is 1 are termed as pseudo first order reactions. Pseudo first order reactions. तो चलिए पहले तो एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लेते हैं, फिर उसके बाद कुछ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस लेके आगे का काम करेंगे। बेटा एक मैं फर्स्ट ऑर्डर का एग्जांपल लेता हूं, डिकम्पोजिशन ऑफ एजोआइसोप्रोपेन। डिकम्पोजिशन ऑफ एजोआइसोप्रोपेन। इट्स अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यहां पे देखो बेटा क्या होगा, इस कंपाउंड को जब हीट करेंगे तो ये टूटेगा इनटू नाइट्रोजन एंड C6H40। C6H40, ठीक है। ये एक नॉर्मल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन गिवन है। अब इसमें देखो डाटा अपने को क्या क्या गिवन है और उसके बेसिस पे कैसे कैलकुलेशन करनी है। ये एक गैशियस रिएक्शन है, रिएक्टेंट भी यहाँ पे गैशियस स्टेट में है और प्रोडक्ट्स भी दोनों गैशियस स्टेट में है, ठीक है। हीट किया गया है, सारे के सारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स बेटा गैशियस फेज में हैं। अब इसमें क्या करेगा, आपको इनिशियल प्रेशर दे देगा और प्रेशर एट एनी गिवन टाइम T दे देगा और पूछेगा व्हाट इज वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, ठीक है। तो मैंने क्या बताया आपको, सपोज इनिशियल प्रेशर कितना बोला है, इनिशियल प्रेशर इज P0, प्रेशर आफ्टर टाइम T, प्रेशर आफ्टर टाइम T is PT. Then find out the value of rate constant. आपको टाइम T सेकेंड के बाद प्रेशर बता दिया टोटल रिएक्शन चैम्बर का और इनिशियल प्रेशर बता दिया है, और क्या पूछ लिया आपसे, वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। तो अब रेट कांस्टेंट को निकालने के लिए देखो अपने को करना क्या पड़ेगा। हम लोगों ने इनिशियल प्रेशर ले लिया P0। अब प्रेशर आफ्टर टाइम T चाहिए किसका, एजोआइसोप्रोपेन का, बट दिया किसका है, टोटल दिया हुआ है। तो मैंने मान लिया कि इतनी देर में इसका प्रेशर P से घट गया तो P0 माइनस P। बेटा इससे कितना कितना बना होगा, इसका P कम हुआ है तो P और P ही बना होगा। अब आप लोगों को गिवन क्या है, टोटल प्रेशर आफ्टर टाइम T गिवन है। टोटल प्रेशर में केवल एजोआइसोप्रोपेन का प्रेशर लोगे आफ्टर टाइम T, या बेटा 3 गैसेस प्रेजेंट है तो तीनों का लोगे, तीनों का लोगे। तो तीनों का लेंगे बेटा तो P0 माइनस P
प्लस P नाइट्रोजन का प्लस P C6H14 का, अब ये किसके बराबर हुआ? PT के बराबर। अब ये किसके बराबर हुआ? PT के बराबर। तो यहाँ से बेटा जो अपनी P की वैल्यू आई, ये P की वैल्यू कितनी आई? PT माइनस P नॉट। अच्छा, जो हम लोग K लिखेंगे, जो रेट कांस्टेंट K की एक्सप्रेशन लिखेंगे, उसको कैसे लिखेंगे बेटा? 2.303 अपॉन T लॉग ऑफ इनिशियल प्रेशर P नॉट। कंसंट्रेशन की जगह गैसियस सब्सटेंसेस में प्रेशर भी लिया जा सकता है, अपॉन प्रेशर आफ्टर टाइम T। प्रेशर आफ्टर टाइम T बेटा कितना है? P नॉट माइनस P। अब P तो गिवन नहीं है, अपने को गिवन क्या है? PT और P नॉट। तो P नॉट माइनस P की वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ PT एंड P नॉट। तो जब मैंने P नॉट माइनस P निकालने की कोशिश की तो ये कितना आया? P नॉट माइनस P, दैट इज PT माइनस P नॉट। और ये फाइनली कितना हो जाएगा? 2P नॉट माइनस PT। ये फाइनली बेटा कितना हो जाएगा? 2P नॉट माइनस PT। अब यहाँ पे K लिखना हो आपको तो आप K कैसे लिख सकते हो? 2.303 अपॉन टाइम T लॉग ऑफ P नॉट अपॉन, बोलो P नॉट माइनस P की वैल्यू बेटा 2P नॉट माइनस PT। 2P नॉट माइनस PT। बात समझ में आई? तो देखो, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन थी, गैसियस रिएक्शन थी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उसमें एक बार रिएक्शन चैम्बर का स्टार्टिंग का प्रेशर दिया P नॉट और टोटल प्रेशर दे दिया आफ्टर टाइम T। अब टोटल प्रेशर में बस ये देखना था कि केवल रिएक्टेंट ही नहीं था, रिएक्टेंट के साथ कुछ प्रोडक्ट की भी गैसेस इन्वॉल्व थी। और जबकि चाहिए क्या था एक्सप्रेशन में रखने के लिए? रिएक्टेंट का इनिशियल प्रेशर और रिएक्टेंट का प्रेशर आफ्टर टाइम T। तो जो ये स्मॉल p जितना डिकम्पोज हुआ है, जितना प्रेशर कम हुआ है रिएक्टेंट का, उसको निकालना था हमें इन टर्म्स ऑफ P नॉट एंड PT, क्योंकि डाटा अपने को गिवन क्या है? P नॉट गिवन है और PT गिवन है आफ्टर टाइम T। अब अपने को टाइम T भी गिवन है, P नॉट भी गिवन है, PT भी गिवन है। डायरेक्टली हम लोग रेट कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें कोई दिक्कत अपने को नहीं आएगी। अच्छा, एक और रिएक्शन ज़रा देखते हैं। ये सब जो फर्स्ट ऑर्डर का हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है उसी के एप्लीकेशंस हैं। न्यूमेरिकल्स डायरेक्ट डाटाबेस्ड आएंगे, तो न्यूमेरिकल्स में गलती नहीं करनी है, कैलकुलेशन अपनी अच्छी रखनी है। ठीक है, एक है डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, H2O2 का डिकम्पोजिशन। अब H2O2 के डिकम्पोजिशन में देखो हम लोग क्या करेंगे बेटा। पहले इक्वेशन लिखते हैं, H2O2 gives H2O प्लस हाफ O2। अच्छा, ये दोनों लिक्विड फेज में है और ये गैसियस फेज में। तो बताओ, जैसे जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डिकम्पोजिशन होगा, ऑक्सीजन गैस का वॉल्यूम इवॉल्व होगा। बिल्कुल। हम लोग क्या करेंगे, जो रिएक्शन चैम्बर है उसके बाहर एक फनल लगा के हम लोग ऑक्सीजन का वॉल्यूम उसमें भरते रहेंगे और रिकॉर्ड करते रहेंगे कि कितने टाइम में कितना वॉल्यूम ऑक्सीजन का डिपॉजिट हुआ है। मान लिया इनिशियली ये A मोल था, ठीक है, इनिशियली ये A मोल था, तो इनिशियली तो बेटा वॉल्यूम ऑक्सीजन कितना था? 0। मैंने कहा A में से X निकल गया, उस टाइम पे ये कितना बना? X/2। ठीक है, और फाइनली व्हेन द रिएक्शन वाज ओवर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, ये पूरा का पूरा खत्म हो गया और ये कितना बन गया? A/2।
मैंने कहा कि वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कलेक्टेड एट टाइम t वॉज इक्वल टू Vt एंड एट टाइम t इज इक्वल टू इन्फिनिटी। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम चाहिए होता है? हम लोग बोलते हैं इन्फिनाइट टाइम। तो एट टाइम t इज इक्वल टू इन्फिनिटी, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कलेक्टेड वॉज V इन्फिनिटी विच वॉज प्रोपोर्शनल टू A/2। यानी वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कलेक्टेड एट टाइम t वॉज प्रोपोर्शनल टू, बोलो x, बोलो बेटा, एंड वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कलेक्टेड आफ्टर टाइम t इज इक्वल टू इन्फिनिटी वॉज V infinity and that was proportional to A, that was proportional to A। ठीक है, अब क्या करोगे? अपने को चाहिए क्या है? हम लोग K की एक्सप्रेशन लिखेंगे बच्चों, तो K में क्या लिखना होता है? 2.303 अपॉन टाइम t log of A अपॉन A minus x, log of A upon A minus x। तो K is equal to कितना हो जाएगा? 2.303 upon time t log of V infinity upon V infinity minus Vt, log of V infinity upon V infinity minus Vt, log of A upon A minus x। ठीक है, तो ऐसे हम लोग इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। एक काम और क्या कर सकते थे? इसकी टाइट्रेशन कर सकते थे यूजिंग पोटेशियम परमैंगनेट, और उसका वॉल्यूम रिकॉर्ड कर सकते थे, और उस बेसिस पे भी इस डाटा को हम लोग दे सकते थे। ठीक है, अब आते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे। अब क्या देखेंगे बेटा? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। नाउ वी विल से स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। देखिए, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में मैंने पहले ही बताया आप लोगों को। क्या बोलोगे बेटा? ये ऐसी रिएक्शंस जिनकी मॉलिक्यूलैरिटी 2 है बट ऑर्डर इज 1 आर नोन एज स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। मींस मॉलिक्यूलैरिटी इज 2, मॉलिक्यूलैरिटी इज 2 बट ऑर्डर इज 1, बट ऑर्डर इज 1 are known as pseudo first order reactions. For example, acidic hydrolysis of ester, acidic hydrolysis of ester। मैंने इथाइल एसीटेट लिया, CH3COOC2H5, और इसकी हाइड्रोलिसिस कराई इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। अपने को क्या क्या मिलेगा बेटा? एसिटिक एसिड और इथाइल अल्कोहल। सिंपल, बिल्कुल एकदम इजी। When rate of this reaction was studied, it was found that rate depends only upon the concentration of ester। केवल एस्टर की कंसंट्रेशन पे रेट डिपेंड किया एंड रिएक्शन वाज फाउंड टू बी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। लेकिन बताओ, रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी की अगर मैं बात करूँ तो मॉलिक्यूलैरिटी क्या यहाँ पे दिख रही है? 2। तो ऐसे रिएक्शन जहाँ पे मॉलिक्यूलैरिटी इज 2 बट ऑर्डर इज 1 आर नोन एज स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। अच्छा, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज 0। व्हाई? बिकॉज हियर वाटर इज टेकन इन लार्ज एक्सेस। वाटर का अमाउंट इतना ज़्यादा ले लिया कि वाटर की कंसंट्रेशन में कोई एप्रिशिएबल चेंज नहीं देखने को मिला विद द पैसेज ऑफ टाइम। दैट्स व्हाई रिएक्शन is said to be independent of the concentration of water. Okay?
केवल एस्टर की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है रेट। अब देखो ऐसे रिएक्शन पे चूंकि फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, तो फॉर्मूला फर्स्ट ऑर्डर वाला ही लगेगा। फॉर्मूला इस पे कौन सा लगेगा बेटा? फर्स्ट ऑर्डर वाला ही। अब के बताना है, तो देखो ऐसी रिएक्शन के केस में हम लोग क्या करते हैं, स्टैंडर्ड, चूंकि एसिड्स इन्वॉल्व है, कैटलिस्ट जो है वो भी एसिड है, प्रोडक्ट में भी एक एसिड मिल रहा है, एसिटिक एसिड, तो ऐसी रिएक्शंस के रेट को स्टडी करने के लिए हम लोग एक स्टैंडर्ड एल्कली सॉल्यूशन की हेल्प ले सकते हैं। मान लो सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन ले लिया, एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बना लिया, और उसकी हेल्प से हम लोग रेट कांस्टेंट निकालेंगे। उसकी हेल्प से हम लोग रेट कांस्टेंट निकालेंगे। कैसे? मान लो इनिशियल कंसंट्रेशन वाज ए, आफ्टर टाइम इसमें से x अमाउंट रिएक्ट कर गया, क्या बचा? a माइनस एक्स। ये इनिशियली क्या था? 0, आफ्टर टाइम t इट वाज फाउंड टू बी x। आफ्टर टाइम t इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ये पूरा का पूरा खत्म हो गया, और ये कितना बन गया? a। अब बोलो, जब टाइम t इज इक्वल टू 0 पे मान लो वॉल्यूम ऑफ एल्कली यूज्ड इज V0, तो वो एल्कली केवल किसको न्यूट्रलाइज करेगा? कैटलिस्ट को। वो एल्कली केवल किसको न्यूट्रलाइज करेगा बेटा? कैटलिस्ट को। बात समझ में आ रही है? यानी V इंफिनिटी V0 टाइम t इज इक्वल टू 0 पे वॉल्यूम ऑफ एल्कली सॉल्यूशन यूज्ड इज V0, देन V0 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ कैटलिस्ट। ओके, आफ्टर टाइम t volume of alkali used is Vt. After time t volume of alkali used is Vt. तो अब बताओ Vt में x और कैटलिस्ट दोनों है ना? Vt में x और कैटलिस्ट दोनों हैं, तो बताओ मैं अगर लिखूं, मैं यहीं पे लिखूं कि भाई Vt माइनस V0 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, तो इसमें कोई गलती है क्या? कोई गलती नहीं। Vt माइनस V0 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ दिस एसिड। ठीक है, अब मैं बोलूँ एट टाइम t इज इक्वल टू इंफिनिटी वॉल्यूम ऑफ एल्कली यूज्ड इज V इंफिनिटी, तो क्या बोलोगे? V इंफिनिटी माइनस कैटलिस्ट हटा दूं तो पूरा का पूरा क्या है? A स्टार्टिंग वाली कंसंट्रेशन, यानी V इंफिनिटी माइनस V0 इज प्रोपोर्शनल टू A। अब अपने को फॉर्मूले में हम लोग जानते हैं क्या और चाहिए होता है? A माइनस एक्स, तो A माइनस एक्स बच्चों यहां से क्या आ जाएगा? A माइनस एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बोलो A माइनस एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V इंफिनिटी माइनस V0 माइनस VT प्लस V0। V इंफिनिटी माइनस VT क्या हो जाएगा बच्चा? V इंफिनिटी माइनस VT। अब क्या एक्सप्रेशन लिख सकते हो? अब रेट कांस्टेंट की क्या एक्सप्रेशन लिख सकते हो फर्स्ट ऑर्डर के लिए? हम लोग लिख सकते हैं कि भाई रेट कांस्टेंट K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में T लॉग ऑफ A की जगह पे क्या डाल सकते हो बेटा? V इंफिनिटी माइनस V0, V इंफिनिटी माइनस V0, और बेटा A माइनस एक्स की जगह पे क्या डाल सकते हो? V इंफिनिटी माइनस VT, V इंफिनिटी माइनस VT, where V0, V इंफिनिटी and VT are volume of standard alkali solutions used at time t is equal to 0, t is equal to infinity and t is equal to time t। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो एक स्टैंडर्ड एल्कली सॉल्यूशन यूज़ करके हमने एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर के बारे में जानकारी इकट्ठा कर ली। ओके, तो एक ये एग्जाम्पल हो गया। एक इसमें स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में बहुत फेमस एग्जाम्पल है इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, और उस फॉर्मूले पे डायरेक्ट सवाल भी आ सकता है। तो इन्वर्जन ऑफ केन शुगर में ज़्यादा कुछ नहीं होता है, वो भी हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज होता है। क्या होता है? हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। और हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज जब हम लोग करते हैं तो बेटा ये एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी से नेट लिवो रोटेटरी मिक्सचर तैयार होता है।
यानी पहले जो सुक्रोज सॉल्यूशन था, जो प्योर सुक्रोज सॉल्यूशन था, दैट वाज डेक्स्ट्रो रोटेटरी, व्हाइल आफ्टर हाइड्रोलिसिस it was converted into two things: equimolar mixture of glucose and fructose. Glucose is dextro, but fructose is more levo. That's why solution of glucose and fructose, equimolar solution of glucose and fructose is net levo rotatory mixture. जैसा कि मैंने बताया कि ग्लूकोज डेक्स्ट्रो होता है लेकिन फ्रक्टोज उससे ज़्यादा लीवो होता है। तो जरा देखो इन्वर्जन ऑफ केन शुगर का एग्जांपल हम लोग यहाँ पे लेते हैं। जरा ध्यान से देखना बच्चों, C12H22O11, ठीक है, प्लस H2. Again molecularity is 2, but rate of reaction is found to be dependent only on one concentration term of sucrose. That's why this is pseudo first order reaction. Means molecularity is 2 but order is 1. That's why it is a pseudo first order reaction. C6H12O6 plus C6H12O6. देखो बेटा, ग्लूकोज बना है, फ्रक्टोज बना है और ये सुक्रोज है। दिस इज ग्लूकोज एंड दिस इज फ्रक्टोज। अब मैंने क्या बताया आप लोगों को, जो सुक्रोज है दैट इज बेटा डेक्स्ट्रो रोटेटरी, glucose is again dextrorotatory, but fructose is levorotatory. Glucose is less dextrorotatory, fructose is more levorotatory. अब बताओ, ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी था, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसने प्लेन पोलराइज्ड लाइट को घुमाया, लेकिन ये जो इक्विमोलर मिक्सचर बन के तैयार हुआ, ये नेट क्या था? ये कम डेक्स्ट्रो ज़्यादा लीवो, यानी नेट क्या था? लीवो रोटेटरी। तो बताओ सॉल्यूशन कहाँ से कहाँ जा रहा है आफ्टर द रिएक्शन? इट इज़ गोइंग फ्रॉम डेक्स्ट्रो रोटेटरी टू लीवो रोटेटरी। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। दिस सुक्रोज इज व्हाट? केन शुगर। ठीक है बच्चों, तो अब इस रिएक्शन को कैसे पढ़ोगे? यहाँ पे बेटा हम लोग पोलरीमीटर का यूज़ करेंगे और रोटेशन देखेंगे। ठीक है, अब बताओ, पहले डेक्स्ट्रो में धीरे धीरे लीवो एक्स्ट्रा बनता जाएगा, तो पहले डेक्स्ट्रो कम होगा, एक समय पे नेट क्या हो जाएगा? लीवो हो जाएगा। पहले डेक्स्ट्रो कम होगा इसका, बाद में नेट लीवो हो जाएगा जब रिएक्शन कंप्लीट होगी। ठीक है, तो पहले एट टाइम t इज इक्वल टू 0, अगर ये रोटेशन में बोलूँ R0 थी, टाइम t पे घट के डेक्स्ट्रो रोटेशन घट गया, यानी एंटी क्लॉकवाइज गए हम लोग, ये हो गया RT। आफ्टर टाइम t इज इक्वल टू इन्फिनिटी, व्हेन द रिएक्शन वाज ओवर, द मिक्सचर वाज नेट लीवो रोटेटरी, द सॉल्यूशन वाज नेट लीवो रोटेटरी। ठीक है, तो किसी भी टाइम पे जो कन्वर्ट हुआ है, ये क्या हुआ होगा? पहले a, देन a माइनस एक्स, देन 0, यही हुआ होगा ना? तो किसी भी टाइम t पे जितना चेंज आया है, चेंज कितना आया है? x, तो x इज प्रोपोर्शनल टू R0 माइनस RT। और जब ये पूरा चेंज हो गया a, तब रोटेशन में कितना चेंज आया? R0 माइनस R इंफिनिटी, R0 माइनस R इंफिनिटी। तो a माइनस एक्स इज प्रोपोर्शनल टू, a माइनस एक्स इज प्रोपोर्शनल टू RT माइनस R इंफिनिटी, RT माइनस R इंफिनिटी। ये पोलरीमीटर की रीडिंग्स हैं, ये पोलरीमीटर की रीडिंग्स हैं। ठीक है, अब बताओ यहाँ से बेटा k की एक्सप्रेशन क्या लिख सकते हो?
K is equal to 2.303 अपॉन टाइम t log of बोलो a अपॉन a माइनस एक्स r नॉट माइनस r इन्फिनिटी अपॉन आर टी माइनस r इन्फिनिटी r नॉट माइनस r इन्फिनिटी अपॉन आर टी माइनस r इन्फिनिटी आर टी माइनस r इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये सब तरह के सवाल इसमें पूछे जा सकते हैं। ये इन एग्जाम्पल्स को ध्यान रखना। मान लो ऐसा ही कुछ अलग आ जाए तो अब तरीका समझ गए हो कि कैसे हम लोगों को यूज़ करना है फॉर्मूले को। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो एग्जाम में बच्चों गलती नहीं होगी। अब चलो देखो, एक कॉन्सेप्ट तुम लोगों को और बताता हूं कि अगर रेट कांस्टेंट k की वैल्यू बतानी हो एंड इनिशियल कंसंट्रेशन इज नॉट प्रॉपरली नोन, इनिशियल कंसंट्रेशन इज नॉट known with certainty and you have to find out the value of rate constant k for a first order reaction, then what technique you will apply। कहने का मतलब है अगर इनिशियल कंसंट्रेशन, हम लोग भाई क्या लिख रहे हैं अभी तक, k is equal to 2.303 log of initial concentration upon concentration after time t, यही लिख रहे हैं। लेकिन अगर मैं कह दूं इनिशियल कंसंट्रेशन ही नहीं पता है, तब हम लोग कैसे रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करेंगे, तब हम लोग रेट कांस्टेंट की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें एक सबसे सिंपलेस्ट तरीका होता है कि छोड़ दो इनिशियल कंसंट्रेशन को, मत पता करो, कोई बात नहीं। आप दो अलग अलग टाइप रिएक्शन को चलने दो और दो अलग अलग टाइम इंटरवल्स पे कितना कंसंट्रेशन है वो रिकॉर्ड कर लो और वहाँ से आपका काम हो जाएगा, वहाँ से आपका काम हो जाएगा। देखते हैं कैसे। मैंने कहा कि भाई एट टाइम t इज इक्वल टू 0 देयर इज सर्टेन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एक कोई भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है a से b, such that at time t is equal to 0 concentration is c naught and this is not known with full certainty। at time t is equal to t1 concentration is C1 and at time T2 concentration is C2। आपने क्या किया, रिएक्शन को चलने दिया। आफ्टर टाइम T1 आपने कंसंट्रेशन रिकॉर्ड की, वो वैल्यू आई C1, और आफ्टर टाइम T2 आपने कंसंट्रेशन रिकॉर्ड की, वो वैल्यू आई C2। अब देखो क्या करोगे, दोनों जगह पे अपना फॉर्मूला 1 by 1 अप्लाई करो। तो क्या पाओगे बेटा, KT1 इज इक्वल टू ln बोलो C नॉट अपॉन C1 और KT2 इज इक्वल टू बच्चे ln C नॉट अपॉन C2 कंसंट्रेशन एट टाइम T2। अब क्या करो, इक्वेशन, ये जो सेकेंड इक्वेशन है, तो अब करो सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, यानी इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। व्हाट डू यू गेट, वी गेट KT2 minus KT1 is equal to ln C naught by C2 minus ln C naught by C1। ठीक है बच्चों, अब देखो K कॉमन हो गया, T2 minus T1 and this is equal to ln C नॉट बाय C2, और इधर क्या हो जाएगा, ये डिवाइड करेगा तो C1 बाय C नॉट, ये डिवाइड करेगा ना इसको, तो C1 बाय C नॉट। अब बोलो बेटा C नॉट कैंसिल, K कैन बी रिटन एज 2.303, ln को लॉग में कन्वर्ट कर दिया, अपॉन T2 माइनस T1, बोलो बच्चा log of C1 by C2, where C1 and C2 are concentration of reactant at time T1 and T2। बहुत सिंपल, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो इस तरह से भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं इस फॉर्मूले को कि भले ही अपने को C नॉट नहीं पता था,
अगर सी नॉट पता होता तो बस ऐसे ही यहीं से हम लोग रेट कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते। लेकिन अगर सपोज सी नॉट नहीं पता है तो क्या हम लोग नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। हम 2 अलग अलग टाइम इंटरवल पे बेटा कंसंट्रेशन रिकॉर्ड करेंगे और फिर यूज़ करेंगे इस फॉर्मूले को। ठीक है? Here C1 and C2 are concentration of reactant at time T1 and T2. ओके बच्चों, चलो यहीं से आगे बढ़ते हैं। नाउ फर्स्ट लेट अस सी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, और उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर पे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स एक साथ करेंगे। लेट अस सी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस। कोई भी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हम लोग सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, 2A gives P या A plus B gives P। रेट लिख सकते हैं हम लोग, R is equal to KA square या R is equal to K concentration of A into concentration of B। यहाँ पे बताओ ऑर्डर इज 1, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू A is 1, B is 1, तो टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज व्हाट? 2। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दोनों जगह 2 है, सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन है। फर्स्ट वाला पहले करते हैं। फर्स्ट वाला अगर केस रहेगा तो ज़रा उसको करके हम लोग देखते हैं। ठीक बच्चों, कोई एक रिएक्शन है 2A से B। सपोज इनिशियल कंसंट्रेशन इज A at time t is equal to 0, in concentration after time t is equal to t is A minus x। तो डिफरेंशियल रेट लॉ यहाँ पे मैं लिखूंगा तो बेटा रेट ऑफ रिएक्शन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम्ड अपॉन टाइम टेकन dx by dt। ठीक है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A माइनस एक्स का स्क्वायर, या dx by dt प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाओगे तो इज इक्वल टू k A माइनस एक्स का स्क्वायर, वेयर k इज व्हाट? रेट कांस्टेंट। इसको फटाफट सॉल्व करते हैं, dx अपॉन A माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू k dt, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। एट टाइम t इज इक्वल टू 0, एट टाइम t इज इक्वल टू 0 x की वैल्यू कितनी है बेटा? 0। एंड एट टाइम t इज इक्वल टू t x की वैल्यू कितनी है? x। dx अपॉन A माइनस एक्स का स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? 1 बाई A माइनस एक्स। क्या होगा? 1 बाई A माइनस एक्स। x की लिमिट 0 टू x। यहाँ पे क्या आया बेटा? k t। इसको सॉल्व करोगे तो 1 अपॉन A माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन A इज इक्वल टू, बोलो क्या आ जाएगा? KT। इसको फर्दर सॉल्व किए तो ये आ जाएगा x अपॉन A माइनस एक्स इज इक्वल टू KT, और K इज इक्वल टू 1 बाई T x अपॉन A माइनस एक्स। ये रेट कांस्टेंट K का फॉर्मूला है फॉर एनी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। अच्छा, K की यूनिट की अगर बात करें हम लोग तो हम लोग जानते हैं कि रेट इज इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन का स्क्वायर। यही है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, एंड दिस इज व्हाट? कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। तो K की यूनिट कितनी आ गई? कंसंट्रेशन इनवर्स टाइम इनवर्स। अगर कंसंट्रेशन हम लोग मोल पर लीटर में ले लेते हैं बेटा तो ये क्या हो जाएगा? लीटर पर मोल पर सेकेंड। लीटर पर मोल पर सेकेंड। कोई दिक्कत?
कोई दिक्कत नहीं, के की यूनिट हो गई, के का फॉर्मूला हो गया। अब जरा देखो कि ऐसी कोई भी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होती, उसका अगर अपने को हाफ लाइफ बताना होता, उसका अगर अपने को हाफ लाइफ बताना होता, और थोड़ा कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम प्लॉट भी देख लो, थोड़ा कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम प्लॉट भी देख लो। अच्छा, इनिशियल कंसंट्रेशन ए को मान लें सी नॉट और कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी को मान लें सी टी, तो जरा देखो तो फॉर्मूला क्या बन रहा है, 1/c t minus 1/c naught is equal to what, kt, यानी 1/ct is equal to kt plus 1/c naught। तो अगर मैं ग्राफ एक ड्रॉ करूं कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम t का, तो 1/ct versus time is a straight line graph when time t is equal to 0, 1/ct is equal to 1/c naught, and then it is this। ठीक है, कंसंट्रेशन टाइम t के साथ ऐसे ही वेरी करेगी। दिस इज व्हाट 1/c naught, दिस इज व्हाट 1/c naught। उसके बाद 1/ct ऐसे चलेगा। स्लोप ऑफ दिस ग्राफ इज स्लोप ऑफ दिस ग्राफ इज k। ओके, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं बच्चों। उस फॉर्मूले को हम लोग जरा फिर से देखें और वहां से टी हाफ निकालने की कोशिश करें। फॉर्मूला क्या है, t इज इक्वल टू 1/k x अपॉन a माइनस x। एट टाइम t इज इक्वल टू t हाफ कितना रिएक्टेंट कंज्यूम हो चुका है, x की वैल्यू क्या है a/2, x की वैल्यू क्या है a/2, मतलब एट t इज इक्वल टू t half, how much reactant has been consumed, x, and that is equal to a/2, that is equal to a/2। तो अब जरा देखो t हाफ निकालो बेटा, ये कितना आता है 1/k x की जगह पे a/2 साथ में a, साथ में a माइनस a/2 अगेन a/2। जरा बता तो बच्चे ये वैल्यू कितनी आई टी हाफ, दिस इज 1/ka। कुछ अंतर देखने को मिल रहा है। अगर मैं टी हाफ का ग्राफ बनाऊं विद इनिशियल कंसंट्रेशन a, टी हाफ का ग्राफ बनाऊं विद इनिशियल कंसंट्रेशन a 1/a के साथ, तो कैसा ग्राफ मिलेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा। ठीक है, 1/a के साथ ग्राफ बनाओ, स्लोप विल बी 1/k। हम लोग एक चीज देख रहे थे कि फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ वॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ वॉज independent of initial concentration, and for second order reaction T half is inversely proportional to initial concentration of reactant। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो बेटा रिएक्शन का हाफ लाइफ टाइम घट जाएगा, रिएक्शन का हाफ लाइफ टाइम तेज़ी से घट जाएगा अगर आप इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की बेटा बढ़ाएंगे तो। ध्यान रखना ये चीज़। ओके, अब जरा जो दूसरी तरह का हमने सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन लिया था जहाँ पे दो रिएक्टेंट थे, जहाँ पे दो रिएक्टेंट थे, वहां पे देखो कैसे फॉर्मूला डिराइव करोगे। दो रिएक्टेंट A प्लस B गिव्स प्रोडक्ट P। अगर सेम इनिशियल कंसंट्रेशन से स्टार्ट किए हो तो जो अभी हमने फॉर्मूला निकाला है वही फॉर्मूला रहेगा।
और अगर डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन से स्टार्ट किए हो बेटा तब फॉर्मूला थोड़ा डिफरेंट आएगा। देखो जरा, एक की कंसंट्रेशन इनिशियल ए, एक की है बी। आफ्टर टाइम टी मैंने क्या मान लिया है, घट के कितनी हो गई, ए माइनस एक्स बी माइनस एक्स। रेट ऑफ रिएक्शन डिफरेंशियल रेट लिख रहा हूँ, डी एक्स बाई डी टी, दिस इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट के, ए माइनस एक्स एंड बी माइनस एक्स। इसको जब सॉल्व करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, डी एक्स अपॉन ए माइनस एक्स बी माइनस एक्स एंड दिस इज इक्वल टू के डी टी। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है, इंटीग्रेशन से पहले हम लोग क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन कैलकुलेट करेंगे। इसकी पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में इसको लिख लेंगे, यानी 1 बाई ए माइनस एक्स को अलग लिखेंगे, 1 बाई बी माइनस एक्स को अलग लिखेंगे, ताकि इजीली हम लोग इसको इंटीग्रेट कर पाए। पार्शियल फ्रैक्शन टेक्निक क्या है, इसी को मैंने लिख लिया, ए अपॉन ए माइनस एक्स डी एक्स प्लस बी अपॉन बी माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू के डी टी। अब इस फॉर्म में रहेगा तो बेटा इंटीग्रेट करना बहुत आसान होगा। बस ए और बी जो हैं कोफिशिएंट्स, इनकी वैल्यू अपने को निकालनी है। वो निकालने का तरीका क्या होता है, देखो मैंने क्या किया है, मैंने 1 अपॉन ए माइनस एक्स बी माइनस एक्स को किस फॉर्म में लिख लिया है, ए अपॉन ए माइनस एक्स प्लस बी अपॉन बी माइनस एक्स, इस फॉर्म में लिखा है बेटा। इसको फर्दर देखोगे तो ये क्या आ जाएगा, 1, नीचे ए माइनस एक्स बी माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई ए बी माइनस एक्स प्लस बी ए माइनस एक्स। अब बताओ बी की वैल्यू निकालनी हो तो क्या करोगे, इस टर्म को ज़ीरो करोगे, बी एक्स की जगह पे बी पुट कर दो, ये टर्म ज़ीरो हो गया, ए माइनस बी 1 अपॉन ए माइनस बी। बात समझ में आ रही बेटा, जब b की वैल्यू निकालनी हो तो x की जगह पे क्या पुट कर दो, b पुट कर दो, तो कितना आ जाएगा 1 अपॉन ए माइनस बी। और जब a की वैल्यू निकालनी हो, a की वैल्यू निकालनी हो तो इस टर्म को जीरो करना पड़ेगा, तभी ये तो a आएगा। तो x की वैल्यू कितनी पुट कर दो, a, x की वैल्यू कितनी पुट कर दो, a, तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन बी माइनस ए। अब देखो शॉर्ट टेक्निक मैं तुम लोगों को बताता हूँ। सबसे शॉर्ट में पुट कर निकालना हो तो क्या करोगे, ऐसा जब भी रहेगा पार्शियल फ्रैक्शन में ले जाओगे, a अपॉन ए माइनस एक्स बी अपॉन बी माइनस एक्स। अब एक लिए बार बार इतना लंबा नहीं लिखोगे, a निकालना है तो x की जगह पे a डाल दो, और b निकालना है बेटा तो x की जगह पे b डाल दो। जब x की जगह पे a डालो तो इस टर्म को भूल जाओ, 1 अपॉन बी माइनस ए, और जब x की जगह पे b डालो तो इस टर्म को भूल जाओ, क्योंकि b माइनस बी ज़ीरो करके कोई फ़ायदा नहीं, तो 1 अपॉन ए माइनस बी। शॉर्ट एंड सिंपल। अब चलो यहाँ पे पुट करके और इंटीग्रेट करते हैं, तो 1 अपॉन ए माइनस बी डी एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, सॉरी 1 अपॉन बी माइनस ए, ए की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन बी माइनस ए डी एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन ए माइनस बी डी एक्स अपॉन बी माइनस एक्स एंड दिस इज इक्वल टू के डी टी। इसको बेटा इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है। टाइम t इज इक्वल टू 0 से ज़ीरो से t, x की वैल्यू 0 से x, 0 से x, ये क्या आया 1 अपॉन बी माइनस ए, और बोलो डी एक्स अपॉन ए माइनस एक्स का इंटीग्रेशन एल एन ए माइनस एक्स, नहीं माइनस एल एन ए माइनस एक्स, माइनस एल एन ए माइनस एक्स। तो ये अल्टीमेटली क्या हो जाएगा
ln a upon a minus x. Similarly, plus 1 upon a minus b ln b upon b minus x, and this is equal to kt. This is equal to kt. इसको फर्दर और सिंप्लीफाई करो, और सिंप्लीफाई किया बेटा 1 अपॉन a माइनस बी या 1 अपॉन b माइनस a को कॉमन ले लो. 1 अपॉन a माइनस बी या 1 अपॉन b माइनस a को कॉमन ले लो. किसको कॉमन लेना चाहते हो? चलो 1 अपॉन b माइनस a को कॉमन ले लिया मैंने. तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन b माइनस a. अब बोलो, यहाँ तो 1 अपॉन b माइनस a ही आएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन हो जाएगा क्योंकि 1 अपॉन a माइनस b है. बिल्कुल सही. एंड लॉग ऑफ दिस माइनस लॉग ऑफ दिस, तो लॉग ऑफ दिस बाई दिस. इसको सिंप्लीफाई करो, ये आएगा ln a b माइनस x अपॉन b a minus x, and this is equal to what? kt. This is equal to what? kt. So k is equal to 1 by t. यहीं से देखो दो कॉन्सेप्ट सीखेंगे हम लोग. b माइनस है ln a b माइनस x अपॉन b a माइनस x. This is a second order reaction. Second order reaction with two different reactants having different initial concentration. Having different initial concentration. कुछ फर्स्ट ऑर्डर से मिलता जुलता फॉर्मूला मुझे तो दिख रहा है. बिल्कुल सही बेटा. यहीं से एक काम करेंगे हम लोग कि एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में अगर एक रिएक्टेंट को लार्ज एक्सेस में ले लें तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू दैट रिएक्टेंट बिकम्स व्हाट? 0. बिल्कुल सही. जरा लेके देखते हैं. तो उस केस में क्या होगा? रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की रह जाएगी. होनी चाहिए थी सेकेंड ऑर्डर की, लेकिन एक रिएक्टेंट को लार्ज एक्सेस में ले लिया तो रिएक्शन गॉट कन्वर्टेड इनटू फर्स्ट ऑर्डर. एक्चुअल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं है सेकेंड ऑर्डर. बट बाय चेंजिंग द रिएक्शन कंडीशन वी आर ट्रांसफॉर्मिंग इट्स ऑर्डर. By changing the reaction condition, we are transforming its order from second order to first order, from second order to first order. Let us see how. मैंने बोला अगर A और B में if B is taken in large excess, B is taken in large excess, then what will happen? बच्चों if B is taken in large excess तो हम लोग कहेंगे कि B माइनस ए, B की इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस A की इनिशियल कंसंट्रेशन में A को हम लोग क्या कर सकते हैं? नेग्लेक्ट कर सकते हैं. मीन्स B माइनस A कैन बी रिटन एज B. एंड सिमिलरली B माइनस X में X को नेग्लेक्ट कर सकते हैं. इट कैन बी रिटन एज B. अब जरा करके देखो. K विल बी इक्वल टू 1 अपॉन B माइनस A में क्या लिखोगे? 1 अपॉन B, यानी 1 बाई टी साथ में b ln, और बोलो b माइनस एक्स क्या हो जाएगा? b हो जाएगा. तो बेटा b और b कैंसिल. b माइनस एक्स को मैंने क्या लिख लिया? b. तो b और b ऊपर नीचे कैंसिल. क्या बचेगा? ln a अपॉन a माइनस एक्स. नाउ सी दिस इज द फॉर्मूला फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन a. ये क्या हो गया है? दिस फॉर्मूला इज फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन ए. बस एक टर्म थोड़ा सा एक्स्ट्रा आया है, तो ये तो एक नंबर है. ये एक नंबर है. सी द रिएक्शन हैज बीन ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम सेकेंड ऑर्डर टू फर्स्ट ऑर्डर इन ए. पहले सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन थी, ए और बी दोनों में फर्स्ट ऑर्डर. नाउ इट इज ओनली फर्स्ट ऑर्डर इन ए. ठीक है, केवल ए में फर्स्ट ऑर्डर बची. तो जैसा कि मैंने बताया था कि किसी भी रिएक्शन में अगर दो रिएक्टेंट्स हैं एंड इफ वन रिएक्टेंट इज टेकन इनटू लार्ज एक्सेस देन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू दैट रिएक्टेंट बिकम्स 0, या रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन टर्म of the reactant taken in large excess.
तो इन सब बातों को ध्यान रखना है। हम लोगों ने आज कई सारी चीज़ें सीखी, ऑर्डर का ट्रांसफॉर्मेशन भी सीख लिया, कैसे सेकंड ऑर्डर को फर्स्ट ऑर्डर में कर सकते हैं, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस क्या होती हैं ये भी सीखा हमने कि भाई मॉलिक्युलैरिटी 2 है बट ऑर्डर इज़ 1। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आज हम लोगों ने बेटा सीख ली हैं। अब हम लोगों का 2 टॉपिक्स बचे हैं, ऑर्डर डिटर्मिनेशन, अलग अलग तरीके से हाउ टू डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और एक जनरल nth ऑर्डर रिएक्शन देख लेंगे, एंड द अदर इज रिएक्शन रेट थियरीज। तो 2 टॉपिक अब हम लोगों के बच रहे हैं। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम लोग इसी के आगे से स्टार्ट करेंगे बच्चों। विश यू ऑल द बेस्ट।